हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और फिर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप लोग ने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? मतलब इसमें पूछा गया है कि साहिब जो था वो कचरे के ढेर से क्या ढूंढ रहा था और वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है। तो आंसर देखते हैं। साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। तो जो साहिब था वो कचरे के ढेर से सोना खोज रहा था। अब सोने का मतलब कि कोई भी प्रीशियस चीज़, वो सिल्वर गोल्ड वाला सोना नहीं, कोई भी प्रीशियस चीज़ जो उसके काम की हो, जो उसके काम आ जाए। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। तो वो ऑथर के नेबर में रहता था। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब बांग्लादेश से आया था। ही केम विथ हिज मदर। जो वो अपनी माँ के साथ आया था। हिज हाउस वॉज सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। जो उसका घर था जहाँ पर ढाका में, वो बहुत मतलब एकदम हरे भरे फील्ड के पास घर था। और बार बार आने वाले तूफान की वजह से साहिब के खेत और घर मतलब एकदम उजड़ चुके थे। इस वजह से वो लोग वहाँ छोड़ के, वो अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ रहने आ गए थे। तो ये था फर्स्ट आंसर। मतलब साहिब जो था वो बांग्लादेश से आया था और उसका घर ढाका की हरी भरी फील्ड्स में था। और वहाँ पर बार बार आने वाले तूफान के वजह से उसके घर और खेत पूरे ही एकदम उजड़ चुके थे। इस वजह से वो अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ आ गए थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वॉट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? तो जब ऑथर ने पूछा था कि आप लोग फुटवेयर क्यों नहीं पहनते, स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते, तो उनको क्या एक्सप्लेनेशन मिली वो पूछा जा रहा है। तो आंसर देखते हैं। One explanation offered by the author is that it is a tradition to stay barefoot. एक उनको explanation मिली कि ये ट्रेडिशन है, उनका परंपरा है कि वो स्लीपर्स नहीं पहनते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। और ये पैसे की कमी के, वो बताते हैं कि हम पैसे की कमी की वजह से नहीं स्लीपर पहनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हम स्लीपर नहीं पहनते, ये बोलते हैं। ही वंडर्स इफ़ देयर इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और फिर वो ऑथर मतलब एकदम वंडर करते हैं कि क्या ये एक तरीका है अपनी गरीबी छुपाने का। मतलब ये सारे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़। उनको एक स्टोरी भी याद आती है पेयर ऑफ शूज़ की। अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप लोग को भी याद आ रहा होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने लाइन बाय लाइन बिल्कुल पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जो साहिब था वो खुश था टी स्टॉल पर काम करने से? नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। बिल्कुल नहीं, साहिब खुश नहीं था टी स्टॉल पे काम करने से। ही इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर। अब वो अपना मालिक खुद नहीं था। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और अब उसके फेस पे एक केयर फ्री लुक जा चुका था। मतलब कि पहले वो जो चाहे वो कर सकता था, अपने मन के काम कर सकता था, पर अब उसके साथ ऐसा नहीं था। अब उसका केयर फ्री लुक मतलब जा चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स ही बाउंड कैरी इन लाइटली। तो जो वो स्टील कनेस्टर, तो वो टी स्टॉल में काम करता था, तो वो एक स्टील का कनेस्टर लिए रहता था, उठाता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा था स्टील का कनेस्टर कंपेयर टू जो वो प्लास्टिक बैग लेता था। आगे देखते हैं। एवर हिज शोल्डर। तो वो जो स्टील का कनेस्टर था वो बहुत ज़्यादा भारी लगता था कंपैरिजन टू वो जो बैग लिए रहता था वो प्लास्टिक का। तो जो साहिब वो जो कूड़ा बनता रहता था तो वो प्लास्टिक का बैग लिए रहता था। तो अब वो स्टील का कनेस्टर बहुत ज़्यादा भारी था इस प्लास्टिक के बैग के कंपैरिजन में, ये बताया गया है। द बैग वॉज हिज, द कनेस्टर बिलोंग्स टू हिज मैन हु ओन्स द टू शॉप। मतलब वो जो बैग था
जो वो लिए रहा करता था वो इसका था, पर वो जो कनिस्टर अब वो लिए है, अब वो उसका नहीं है, वो उसके मास्टर का है जिसकी वो दुकान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिरोज़ाबाद बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज़ फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल्स बनाने में इंगेज, मतलब चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लूजिंग इंडस्ट्री। तो ये इंडिया का ग्लास ब्लूजिंग इंडस्ट्री का केंद्र है, सेंटर है। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। तो फैमिलीज मतलब यहाँ पे जनरेशन्स, मतलब कई जनरेशन्स यहाँ पे यही काम करती हुई आई हैं, चूड़ियाँ बनाते हुए, मतलब उन कांच को पिघलाना, फिर उस पर काम करना और फिर बैंगल्स को बनाना। तो यही काम करती हुई आई। ये इस आंसर में बताया गया है कि फिरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है और हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में इंगेज है, लगी हुई है। और ये इंडिया का ग्लास ब्लोजिंग इंडस्ट्री का सेंटर है फिरोज़ाबाद, और फैमिलीज़ मतलब कई जनरेशन यहाँ पे चूड़ियाँ बनाती हुई आई हैं और अभी भी बना रही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे लोग ग्लास बैंगल्स बनाते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, तो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में क्या खतरे होते हैं उनके बारे में बताइए। तो फिर हम लोग आंसर पढ़ते हैं, फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स sit in the dark hutments next to line of flame of flickering sit lamp. They build pieces of colored glass into trays, then to the light outside. They often end up looking eyesight before they become adults. Even the dust from polishing the glass of bangles is injurious to eyes. Many workers have become blind. The furnaces have very high temperature and therefore very dangerous. तो वही बताया गया है कि लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ एक अंधेरे कमरे में बैठकर एक फ्लकरिंग लैम्प, मतलब टिमटिमाती रोशनी में जो लैम्प जलता है उसकी रोशनी टिमटिमाती रहती है, वहाँ पे बैठ के बनाते हैं। और उनको इतनी आदत हो गई है कि अब वो दिन के उजाले में ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाते हैं, मतलब कंपेयर टू जहाँ वो भी लैम्प में बनाते हैं अंधेरे में। तो इस वजह से क्या होता है कि वो बड़े होने के पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं और ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और जो पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ती है बैंगल से, वो भी आईज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और इस वजह से बहुत सारे वर्कर्स ब्लाइंड हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। और जो फर्नेसेस, मतलब जो भट्टियाँ जहाँ पर ये सब मतलब बनती हैं चूड़ियाँ, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और फर्स्ट मतलब थिंक एज यू रीड की हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब हम लोग का लास्ट थिंक एज यू रीड का बचा है क्वेश्चन नंबर 6, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। Mukesh's grandfather thinks that the God-given lineage can never be broken. Her son and grandson are born in the caste of Bengals. तो जो मुकेश के ग्रैंडफादर, मतलब जो मुकेश के दादाजी थे, वो ये सोचते थे कि भगवान ने ये जो वंशावली बनाई है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि भगवान ने उनको बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने की कास्ट में ही जन्म दिया है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। मुकेश फादर हैज़ taught them what he knows the art of making bangles. और मुकेश के जो पिताजी थे उन्हें बैंगल्स बनाना आता था, तो उन्होंने अपने बच्चों को यही सिखाया था। बट मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, और वो गैरेज जाके उसको सीखना चाहता था। थ्रू द गैरेज फार अवे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैरेज था वो उसके घर से दूर था, काफ़ी दूर था। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ रीजंस पूछे गए हैं कि क्यों
क्यों लोग गांव से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं विलेज टू सिटीज़। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। देयर फील्ड फील्स टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। Cities provide employment, job, or other means of getting food. The problem in case of the poor is to feed the hungry members. Survival is of the primary concern. तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि आखिर क्यों लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ रीजंस पूछे गए हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या होगा, फॉर प्राइमरी कंसर्न। मतलब लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, अपना मतलब जैसे उनके गांव में खेत होते हैं तो शायद उनकी फील्ड्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और उनके खेत शायद उतना अच्छा नहीं होता है खेती। और शहरों में क्या होता है, गांव में बहुत कम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और शहर में हम लोगों के पास कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स होता है, जॉब होता है और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। मतलब हम कोई भी अलग अलग जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और गाँव में सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं। इस वजह से जो लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ठीक से, उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो लोग शहरों की तरफ आते हैं। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेम्बर्स। हाँ, तो वो लोग अपने घर के लोगों को अच्छा खाना दे पाएँ, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम को ढूंढने के लिए शहरों की तरफ आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप अपनी तरफ से भी इनमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो आपको सही लगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको याद करके ही लिखना है, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू एग्री दैट promises made to poor children are rarely kept? What do you think this happens in the incident narrated in the text? तो चलिए आंसर को पढ़ते हैं फिर अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। The promise made to the poor are rarely kept. The author asks Sahib half joking, whether he will come to her school if she start one. Sahib agreed to do so. A few days later, he asks if the school is ready. The writer feels embarrassed at having made a promise that was not meant. Promise like her abound in every corners of their bleak world. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपको ये लगता है कि जो पुअर चिल्ड्रन से प्रॉमिस किए जाते हैं वो बहुत ही कम प्रॉमिस पूरे किए जाते हैं, और आपको इसके बारे में क्या लगता है, और जो हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था उस इंसिडेंट में। तो उस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो ऑथर है उन्होंने साहिब से मतलब ऐसे ही पूछ लिया था, जोक करते हुए या फिर ऐसे ही पूछ लिया था कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो साहिब ने कहा था हाँ, और कुछ दिनों बाद साहिब फिर से दौड़ते हुए ऑथर के पास गया और साहिब ने पूछा उनसे कि क्या अब आपका स्कूल तैयार है। तो फिर राइटर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी और उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उनको ये लगता है कि सिर्फ मैंने ही नहीं, मतलब साहिब जैसे और बच्चों की ज़िंदगी में भी ऐसे कई सारे प्रॉमिसेस पड़े हैं जो कि प्रॉमिस कर तो दिए जाते हैं पर पूरे नहीं किए जाते। तो ये बताया गया है इसमें। और अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप किसी के भी चैनल से पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ाया है। स्टोरी पढ़ लेते हैं ना तो समझ आ जाता है। अगर आप स्टोरी पढ़ लेंगे, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं भी आपने पढ़े होंगे एक भी बार, तो आप अगर पेपर में आएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ आ जाएगा क्या है। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का लास्ट 3rd क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट फोर्सेस, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो वर्कर्स को बैंगल्स चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करने के लिए रोक कर रखती हैं या फिर मजबूर करती हैं। तो ऐसी पहले आंसर पढ़ते हैं। सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स, मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। Together they impose a heavy burden on the child.
तो ये कुछ फोर्सेस हैं। तो कुछ फोर्सेस हैं जो वर्कर्स को रोक कर रखती हैं चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करने के लिए फ़िरोज़ाबाद में। तो इनमें कौन कौन आते हैं? मनी लेंडर आते हैं, और मिडिल मैन आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, और कीपर्स ऑफ लॉ आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, जैसे साहूकार और बिचौलिया, पुलिस और कानून के रक्षक, मतलब कानून की रखवाली करने वाले, और नौकरशाह और पॉलिटिशियंस, राजनेता, ये सब आते हैं। और ये सब मिलकर एक दबाव या फिर कह लीजिए एक बोझ डाल देते हैं, और उसी की वजह से ये सब करना पड़ता है वर्कर्स को, क्योंकि ये लोग तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं और ये लोग गरीब हैं। तो ये लोग इनको ये काम करने के लिए ये लोग ऐसी फोर्सेस हैं जो इनसे ये काम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। अब जैसे यहाँ पे ये थोड़ा लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, तो आपको आपके ओपिनियन से पूछा गया है, तो आप पहले थोड़ा मुकेश के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट ही आंसर नहीं लिख देंगे वरना वो छोटा हो जाएगा, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने स्टोरी पढ़ी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा होगा कि मुकेश एक बैंगल मेकर का बेटा था जो कि फिरोज़ाबाद में रहता था। मोस्ट ऑफ द यंग मेन ऑफ फिरोज़ाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम, बट मुकेश इज़ एन एक्सेप्शन। और फिरोज़ाबाद में ऐसा कोई कोई नहीं था कि जो अपनी क्रिएटिव तरीके से, या किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कोई सपना देख सके, और मुकेश एक एक्सेप्शन था। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। और उसके पास ये हिम्मत, ये करेज था कि वो अपने फैमिली ऑक्यूपेशन, क्या था फैमिली ऑक्यूपेशन? चूड़ियाँ बनाना, बैंगल्स बनाना। तो वो चूड़ियाँ बनाने वाले ऑक्यूपेशन से निकलकर कुछ नया करे, कुछ नया सपना देखे, तो उसके पास ये करेज था। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो। और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी थी, एक कुछ कर दिखाने की एक क्षमता भी थी उसके अंदर। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बी अ पॉन इन हैंड्स ऑफ द मिडिल मैन और मनी लेंडर्स। और वो किसी मिडिल मैन, मतलब बिचौलिया और मनी लेंडर, साहूकार, किसी के भी अंडर में नहीं रहना चाहता था, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था। ही इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकमिंग मोटर मैकेनिक। और वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनकर वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से चलाना चाहता था। अब जैसे हम लोगों ने इसी के पहले वाले में था साहिब, तो साहिब क्या था? वो साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया था, वो अब एक टी स्टॉल में काम करने लगा था। और यहाँ पर मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। कैसे? मोटर मैकेनिक बनकर। आगे देखते हैं। He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. और वो गाड़ियों के गैराज में काम करके उनको गाड़ियों को रिपेयर करना सीख के और उनको चलाना सीख के वो अपने सपने पूरे कर सकता था। He will have to overcome many hurdles before he succeed. और उसको ये सब करने के पहले भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरना होगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। और उसके बाद भी, इन परेशानियों के बाद भी उसको ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम से भी गुजरना होगा। मनी इज़ द फर्स्ट वन। और पैसा तो अभी भी सबसे पहली प्रॉब्लम है। तो उसको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? उसको कई हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। कैसे हर्डल्स? जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि मनी लेंडर्स और मिडिल मैन्स, पुलिसमैन, द ब्यूरोक्रेट्स, ये सब अपने आगे किसी को जाने नहीं देना चाहते हैं। तो उसको इन सब से हट कर आगे आकर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सब हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा, और तब वो सक्सीड होगा। और फिर प्रॉब्लम कौन सी थी? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसके घर से बहुत दूर था गैरेज। और पैसा तो अभी भी सबसे पहली प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं होना। आगे देखते हैं। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ। और उसको खुद से कुछ मनी अर्न करने होंगे, कुछ पैसे कमाने होंगे। द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। क्योंकि जो गैरेज है वो काफ़ी दूर है इसके घर से। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ बाई वॉकिंग ऑन फुट। और उसको पैदल चल के जाना होगा 2 बार, क्योंकि एक बार तो जाएगा और एक बार आएगा, तो 2 बार हो गया। अब पैदल चल के जाना होगा, कैसे भी अपने पैरों से
अब पैरों से ही पैदल चलेगा। पेशेंस हार्ड वर्क फर्म will and the determination to learn will help him realize his dream। तो उसको क्या हेल्प करेगा, उसको उसका पेशेंस हेल्प करेगा, उसकी हार्ड वर्क हेल्प करेगा, फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन। उसको इन सब चीज़ों के सहारे अपना ड्रीम को फुलफ़िल करना होगा। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। आपने स्टोरी पढ़ी होगी ना, तो आपको सब कुछ रिलेट हो रहा होगा और क्वेश्चन देखते ही ना आपके दिमाग में भी पॉइंट्स आने लगे होंगे कि हाँ उसके रास्ते में ये था। पहले उसका थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे कि वो कौन था, कहाँ रहता था, अगर उसकी फैमिली के बारे में पता है तो फैमिली भी लिखेंगे। फिर उसका जो आंसर पूछा गया वो नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू करते हुए लिखेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन 1 पेज का हो जाएगा आंसर और अच्छा भी लगेगा। और नहीं तो आप सीधा सीधा लिख दोगे तो 3-4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो लिंक से आप स्टोरी पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। हमने पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझाया है, बहुत अच्छे समझाया, आप पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कर लिए थे। पहला आज हमने कर लिया, अब सेकंड अब करते हैं। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये देखिए इसमें भी था और ये क्वेश्चन हमारे थिंक एज यू रीड में भी था, पर वो शॉर्ट में पूछा गया था। अब यहाँ पे लॉन्ग में पूछा गया है। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्दी हजार्ड्स। इट यूजली एम्प्लॉय अ स्मॉल चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में क्या खतरे होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो आंसर देखते हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हजार्ड्स। तो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड खतरे रहते हैं, मतलब स्वास्थ्य को खतरे रहते हैं। इट यूजली एम्प्लॉयज़ स्मॉल चिल्ड्रन, और ये हमेशा छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़। तो ये एकदम इलीगल है, ये गैर कानूनी है कि आप छोटे बच्चों को काम पे रखें इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक जगह पे इंडस्ट्रीज़ में। बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडिल मैन, मनी लेंडर, पुलिस एंड पॉलिटिशियन कंबाइन टू इंट्रैप द पुअर वर्कर्स। लेकिन क्या होता है कि जो मनी लेंडर और मिडिल मैन, मतलब कि जो बिचौलिया, दलाल और साहूकार, पुलिस और पॉलिटिशियन, नेता, ये लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप जैसा बना लेते हैं और ये पुअर गरीब वर्कर्स को फंसा लेते हैं अपने जाल पे और फिर उनके बच्चों को वहाँ पर काम करने के लिए लगवा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी, इतनी खतरनाक जगह पर, इतनी खतरनाक इंडस्ट्रीज़ पर बच्चों का काम करना। तो आगे देखते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेस वेयर बैंगल्स मेकर वर्क। इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री। द वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। द ये सेल्स are without air and light. Boys and girls work hard during day next to line of flames of flickering oil lamps. They weld pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they end up losing their eyesight before they become adults. Glass blowing, welding and soldering pieces of glass are the health hazards. Even the dust from polishing the glass of bangles adversely affect the eyes and even adults go blind. Thus the surroundings prevail. No, इसमें क्या बताया गया है? पहले वाले पैराग्राफ को तो हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है कि क्या क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या खतरे हैं। तो सबसे पहले कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है यूजुअली कि छोटे बच्चों को इस तरह की फैक्ट्रीज़ में लगा देते हैं और ये बिल्कुल ही इलीगल है, गैर कानूनी है ये छोटे बच्चों को इतनी खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में लगाना। पर क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि कुछ मिडिलमैन, कुछ मनी लेंडर्स, कुछ पुलिस वाले और कुछ ही पॉलिटिशियंस कंबाइन हो जाते हैं और इन पुअर वर्कर्स को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके बच्चों को उन फैक्ट्रीज़ में लगवा देते हैं। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं अच्छे से कि
जिस फैक्ट्री में जहाँ वो लोग काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ की फर्नेसेस, वहाँ की भट्टियाँ, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ का कि वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, हार्ड ड्यूरिंग डे नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग, हाँ तो वो काम करते हैं और वो एक अंधेरे से कमरे में बैठ के काम करते हैं और जहाँ पर एक लैंप जलता रहता है और उसका जो दिया रहता है वो फ्लिकर करता रहता है, वो टिमटिमाता रहता है। उसी दिए की रोशनी में वो लोग काम करते रहते हैं। वो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं और कांच को एक सर्कल में बनाते हैं, मतलब सर्कल बैंगल्स होती है ना, तो उसको शेप देते हैं सर्कुलर, और फिर ये सब एक अंधेरे कमरे में ही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी आंखें होती हैं वो डार्क, अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं और वो दिन के उजाले में उतना सही से, मतलब उनकी आंखें काम नहीं करती जितना अंधेरे में काम करती रहती, तो वो एडजस्ट हो जाती हैं डार्क में एज़ कम्पेयर टू लाइट आउटसाइड। और इसी वजह से क्या होता है कि वो अपनी आई साइट खो देते हैं एडल्ट होने के पहले ही। वो एडल्ट होने के पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं और ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग और ये सब करने के ये सब एक हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, मतलब सेहत के लिए खतरे हैं। और जो पॉलिश की जाती है बैंगल्स में, चूड़ियों में जो पॉलिश की जाती है, उससे जो डस्ट निकलता है वो भी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत अफेक्ट करता है। तो उससे भी क्या होता है कि एडल्ट ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं। तो ये थे हमारे हज़ार्ड्स की क्वेश्चन में पूछा गया था, मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास, कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ के खतरों के बारे में बताना था। तो यही पूरा हम लोगों का आंसर हम लोग ने पढ़ लिया है। एक बार आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब बाल श्रम को क्यों और कैसे हटाना चाहिए। तो अब हम लोग आंसर पढ़ेंगे अपना और अच्छे से समझेंगे। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, dishwasher at roadside dhabas, in hazardous industries making glass bangles, bricks, क्रैकर्स एक्सेट्रा। मतलब चाइल्ड लेबर को हटाना चाहिए, चाइल्ड लेबर बाल श्रम को हटाना चाहिए क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको कम उम्र में घर के सर्वेंट या मतलब घर के काम में लगा दिया जाता है। और मतलब दूसरों के घर के काम में, अपने घर के काम में नहीं, दूसरों के घर के काम में लगा दिया जाता है। और कुछ ढाबाज में लगा दिया जाता है, जो रोड साइड ढाबा होते हैं, और बर्तन धुलने में लगा दिया जाता है, जैसे डिश वॉशर एंड रोड साइड ढाबाज। हाँ, तो ढाबा में बर्तन धुलने के लिए लगा दिया जाता है। और कई खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया जाता है, जैसे कि चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में, और ब्रिक्स बनाने वाली, और क्रैकर्स, पटाखे बनाने वाली। तो ये क्या होता है, ये सब बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो इनको बच्चों को नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए चाइल्ड लेबर हटाना चाहिए। आगे देखते हैं। लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, बर्डन इज बाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, दे बिकेम अडल्ट टू सून। और इससे क्या होता है कि जैसे ये इतनी जल्दी काम में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि इनका चार्म चला जाता है और इनका बचपन छिन जाता है, और ये जैसे बच्चों वाली एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले पाते। जैसे अब बच्चे हैं, स्कूल गए, फिर आके खेल रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो ये सब ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि सुबह उठते ही दिन भर बस काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अपने बचपन में ही बिल्कुल बचपना खो देते हैं, और ये एडल्ट, मतलब बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जो कि ये हैं भी नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनएजुकेटेड होते हैं और गरीब होते हैं। और इन लोगों की क्या होता है ना कि इन लोगों की ग्रोथ भी रुक जाती है। और चाइल्ड लेबर जो होता है वो इसीलिए हटाना चाहिए क्योंकि बच्चे अपनी उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो अपना बचपन नहीं जी पाते हैं। और ये कैसे हट सकता है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प से ये सब रुक सकता है। पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। और हाँ, जैसे गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर दे तो वो नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि
वो सिर्फ गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, लेकिन अभी भी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन सबको नहीं मानते, अभी भी बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। लॉ शुड बी इनएक्टेड। तो लॉ को हटाकर सबको पार्टिसिपेट करना होगा कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप अपने अकॉर्डिंग भी और ऐड कर सकते हो जितना आपके दिमाग में आ रहा है। और इसी के साथ हम लोग क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस स्प्रिंग के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। थिंक एज यू रीड के पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और आज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।